जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड बीपीएससी 144 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपकी जून एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये हमारी दूसरी क्लास है। अगर आपने अभी तक पहली क्लास को नहीं देखा है तो उसको हम आई बटन में ऐड कर देंगे, तो वहां से आप लोग जो है पहली क्लास को कवर कर लीजिएगा। आई बटन की क्लास आपको कैसे मिलेगी? जब आप डिस्क्रिप्शन को ओपन करेंगे तो उसी के नीचे आपको जो है पहली क्लास मिल जाएगी। तो वहां से आप लोग जो है पहली क्लास को जरूर कवर कर लीजिएगा। और अगर आप लोग इस सब्जेक्ट के गैस पेपर को परचेज करना चाहते हैं जिसमें आपके बुक के प्लस जो है PYQ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है जो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप उसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसे आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप वेबसाइट से नहीं कर पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप लोग जो है व्हाट्सएप मैसेज करके जो है परचेज कर सकते हैं। अगर आपको वेबसाइट से करना है सिंपली गूगल पे जाएंगे और सर्च करेंगे shop.hindustanknowledge.com। इस वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग क्लिक करके आ सकते हैं। अब आपको सिंपली सर्च कोड पर जाना है और यहाँ पर आपको अपना पेपर कोड टाइप करना है। तो बीपीएससी 144 जैसे आप टाइप करेंगे तो यहाँ पर इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको गैस पेपर मिल जाएगा। तो आपको जिस भी लैंग्वेज में डाउनलोड करना है सिंपली उस पर क्लिक करेंगे और जो है क्लिक करके जो है बाय नाउ पर क्लिक करके इसको परचेज कर लेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप या फिर व्हाट्सअप आइकन पर क्लिक करके हमारी टीम को व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब वापस चलते हैं अपने प्रश्नों पर। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, नेपाल और भूटान में राजनीतिक संरचनाओं और प्रक्रियाओं पर टिप्पणी लिखिए। यानी कि नेपाल और भूटान में राजनीतिक संरचना कैसी है और उसकी क्या प्रक्रिया है उस पर चर्चा करेंगे। तो नेपाल और भूटान दक्षिण एशिया के दो हिमालयी देश हैं जिनकी राजनीतिक संरचनाएं और प्रक्रियाएं एक दूसरे से काफी अलग हैं, लेकिन दोनों देशों ने समय के साथ अपने अपने तरीके से लोकतंत्र और जो है शासन व्यवस्था को अपनाया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नेपाल की राजनीतिक संरचना और प्रक्रिया की। तो नेपाल एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य है। यहाँ जनता को सर्वोच्च सत्ता प्राप्त है। नेपाल ने 2008 में राजतंत्र को समाप्त करके लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की और 2015 में नया संविधान लागू हुआ जिससे नेपाल जो है एक संघीय ढांचे में बदल गया। यानी कि यहाँ क्या हुआ, 2008 में क्या हुआ, राज्य व्यवस्था का अंत हुआ केवल लगभग 7 साल के बाद, यानी कि 2015 में संविधान लागू हुआ और तब से जो है नेपाल एक संघीय ढांचे में बदल गया। अब बात करते हैं राजनीतिक संरचना की। तो इसकी राजनीतिक संरचना अपने देश की भांति ही जैसी अपने देश में राजनीतिक संरचना है वैसी नेपाल में पाई जाती है। तो नेपाल में 3 स्तर की सरकार होती है। संघीय मतलब कि केंद्र, जैसे यहाँ पर प्रांतीय अपने यहाँ क्या होती है, राज्य सरकार होती है। और स्थानीय मतलब कि अपने यहाँ क्या होती है, अपने यहाँ होती है नगर पंचायत या फिर नगर पालिका। देश का प्रमुख पद राष्ट्रपति होता है और जो राज्य का सांकेतिक प्रमुख होता है, जैसे अपने राष्ट्रपति होता है वैसे नेपाल में होते हैं। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और कार्यपालिका का नेतृत्व करता है, जैसे अपने यहाँ होता है। विधायिका 2 सदनों वाली होती है। प्रतिनिधि सभा निचला सदन मतलब कि जैसे घर के यहाँ लोकसभा होती है वैसे ही वहां क्या होती है, प्रतिनिधि सभा। और उसके बाद राष्ट्रीय सभा जैसे अपने यहाँ क्या होती है, राज्यसभा होती है, और जिसे हम लोग क्या कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं। इसके बाद न्यायपालिका स्वतंत्र है और जिसमें सर्वोच्च न्यायालय सबसे उच्च संस्था होती है। जैसे अपने यहाँ न्यायपालिका स्वतंत्र होती है और जो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो सबसे उच्च संस्था होती है। यानी कि यहाँ की जो राजनीतिक संरचना है वो बिल्कुल कैसी है, अपने देश की भांति है, यानी कि भारत देश की भांति है। अब बात करते हैं राजनीतिक प्रक्रिया की। तो नेपाल में बहुदलीय प्रणाली है, यानी कि नेपाली कांग्रेस, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी जैसी पार्टियां प्रमुख हैं। हर 5 साल में आम चुनाव होते हैं। नागरिकों को मतदान का अधिकार है, वे सीधे प्रतिनिधि सभा के सदस्यों को चुनते हैं। संविधान में नागरिक अधिकारों, मानव अधिकारों और प्रेस की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। जैसा कि अपने देश में भी बहुदलीय व्यवस्था है, 5 साल में चुनाव होते हैं और मतदान का सभी को अधिकार होता है। और जो नागरिक होते हैं वो सीधे जो है प्रतिनिधि सभा को चुनते हैं। अब देखते हैं भूटान की राजनीतिक संरचना और प्रक्रिया को। तो भूटान एक संवैधानिक राजतंत्र है। यहाँ अब भी राजा शासन का प्रमुख है, लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया के 7 साल चलती है। 2008 में भूटान ने नया संविधान अपनाया और पहली बार जो है लोकतांत्रिक चुनाव करवाए गए। अब इसकी राजनीतिक संरचना की बात करते हैं।
तो देश का प्रमुख राजा होता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं ड्रुक ग्यालपो कहा जाता है। राजा को अब सीमित शक्तियां प्राप्त हैं और वह लोकतांत्रिक ढांचे का पालन करता है। भूटान की संसद दो सदनों की होती है, राष्ट्रीय परिषद यानी कि ऊपरी सदन और राष्ट्रीय सभा मतलब कि निचला सदन। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और जनता द्वारा चुना जाता है। भूटान की न्यायपालिका स्वतंत्र है और उसमें सर्वोच्च न्यायालय की सबसे ऊंची संस्था है, यानी कुछ तो इसमें अपने देश की भांति है और कुछ नियम इनके अलग बनाए हुए हैं। अब बात करते हैं राजनीतिक प्रक्रिया की। तो भूटान में दो प्रमुख जो है राजनीतिक दल हैं। भूटान पीस एंड प्रॉस्पेरिटी पार्टी यानी कि डीपीटी और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि पीडीपी है। यहाँ भी हर 5 साल में आम चुनाव होते हैं। चुनाव प्रक्रिया दो चरणों में होती, पहले चरण में प्राथमिक चुनाव और फिर दूसरे में है अंतिम चुनाव होता है। भूटान में मीडिया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर जो है सुधार हो रहा है। अब हम लोग निष्कर्ष बात करेंगे, यानी कि इन दोनों में क्या अंतर है, क्या चीजें हैं। तो नेपाल और भूटान दोनों देशों में लोकतंत्र की ओर अलग अलग रास्ते अपनाए हैं। नेपाल ने राजशाही को पूरी तरह समाप्त कर दिया और एक संघीय गणराज्य बन चुका है, जबकि भूटान ने राजतंत्र को संवैधानिक रूप देकर धीरे धीरे लोकतांत्रिक बदलाव लाया है। दोनों देशों में नागरिकों की भागीदारी और प्रतिनिधित्व की प्रक्रिया विकसित हो रही है, जिससे लोकतंत्र की जड़ें जो है मजबूत हो रही हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न है। अगर आपको पहला प्रश्न अच्छे समझ में आया है और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दिया और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, मानव विकास को परिभाषित कीजिए और इसकी चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। तो मानव विकास का अर्थ है मनुष्य की जीवन गुणवत्ता में सुधार करना। इसका मुख्य उद्देश्य केवल आर्थिक विकास नहीं, बल्कि लोगों को एक बेहतर, स्वतंत्र और सम्मानजनक जीवन जीने के अवसर देना है। मानव विकास का विचार यह मानता है कि समाज की प्रगति तभी मानी जाएगी जब लोगों को अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और समान अवसर मिलेंगे। तो मानव विकास का अर्थ क्या है? मनुष्य की जीवन गुणवत्ता में सुधार करना, यानी इसका उद्देश्य केवल आर्थिक विकास नहीं है, बल्कि लोगों को एक बेहतर, स्वतंत्र और सम्मानजनक जो है जीवन जीने के अवसर देना है। मानव विकास का विचार यह मानता है कि समाज तभी प्रगति करेगा जब लोगों को अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और समान अवसर मिलेंगे। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी के अनुसार विकास का मतलब है ऐसा विकास जिसमें लोगों को लंबा, स्वास्थ्य, रचनात्मक जीवन जीने के लिए आवश्यक विकल्प उपलब्ध हों। इसका मूल्यांकन मानव विकास सूचकांक यानी कि एचडीआई के आधार पर किया जाता है, जिसमें तीन प्रमुख मापदंड होते हैं। पहला है स्वास्थ्य, शिक्षा और आय। जीवन प्रत्याशा यानी कि लोग औसतन कितने वर्ष जीवित रहते हैं। शिक्षा का स्तर, जैसे औसत स्कूली शिक्षा की अपेक्षित शिक्षा अवधि क्या है और प्रति व्यक्ति आय या फिर जीवन स्तर क्या है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मानव विकास की समझ कौन कौन सी चुनौतियां हैं। हालांकि मानव विकास का उद्देश्य बहुत अच्छा है, लेकिन इसे प्राप्त करना आसान नहीं है। इसके सामने कई तरह की चुनौतियां हैं जो इस प्रक्रिया को धीमा कर देती हैं। अब यहाँ पर देखेंगे पहली चुनौती क्या है? गरीबी और आर्थिक असमानता। बहुत से लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीते हैं और उनकी आय बहुत कम होती है, जिससे वे शिक्षा, स्वास्थ्य और मूलभूत सेवाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। और जो है अमीर और गरीब के बीच की दूरी भी मानव विकास को प्रभावित करती है। इसके बाद दूसरा है शिक्षा की कमी। और कई क्षेत्रों में बच्चों को अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पाती। बालिका शिक्षा की स्थिति और भी चिंताजनक है। शिक्षा के बिना लोग अपने जीवन को बेहतर नहीं बना सकते हैं। इसके बाद स्वास्थ्य सेवाओं की कमी। तो ग्रामीण और दूर दराज इलाकों में अच्छे अस्पताल, डॉक्टर और दवाइयों की उपलब्धता कम होती है। इससे लोगों का स्वास्थ्य स्तर कमजोर रहता है और जीवन प्रत्याशा कम हो जाती है। इसके बाद बात करते हैं लिंग असमानता की। तो महिलाओं को कई जगह पर शिक्षा, नौकरी और निर्णय लेने के अवसर कम मिलते हैं। लिंग भेदभाव मानव विकास की जो है सबसे बड़ी बाधा है। इसके बाद बेरोजगारी। युवा वर्ग को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार नहीं मिल पाता, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और आत्मविश्वास पर बुरा असर पड़ता है। इसके बाद प्राकृतिक आपदाएं और जलवायु परिवर्तन। तो बाढ़, सूखा, भूकंप आदि प्राकृतिक आपदाएं मानव जीवन को प्रभावित करती हैं और विकास की योजनाओं को पीछे धकेल देती हैं। जलवायु परिवर्तन से भी कृषि, स्वास्थ्य और जीवन पर भी जो है प्रभाव पड़ता है। इसके बाद राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार। राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार के कारण सरकार की योजनाएं लोगों तक जो है पूरी तरह नहीं पहुंच पाती, जिससे मानव विकास बाधित होता है।
यानी कि ये कारण है, प्रमुख कारण जिसके कारण जो है मानव विकास को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पहला है गरीबी और आर्थिक असमानता, शिक्षा की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, लिंग असमानता, बेरोजगारी, प्राकृतिक आपदाएं और जलवायु परिवर्तन, राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार। इसके बाद हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। तो मानव विकास केवल आर्थिक वृद्धि नहीं, बल्कि लोगों को बेहतर जीवन जीने के अवसर देने की प्रक्रिया है। इसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, समानता, मानव अधिकारों पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। चुनौतियां अनेक है, लेकिन यदि सरकारें, समाज और नागरिक मिलकर प्रयास करें तो मानव विकास को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया जा सकता है। यहाँ पर हमने दूसरा प्रश्न देख लिया। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न क्या है? आतंकवाद क्या है? आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान आतंकवाद का केंद्र है? व्याख्या कीजिए। तो आतंकवाद एक ऐसी हिंसक गतिविधि है जिसका उद्देश्य लोगों में डर और आतंक फैलाना होता है। आतंकवादी समूह अपनी राजनीतिक, धार्मिक और वैचारिक मकसदों को पाने के लिए आम जनता, सरकार या सेना किसी खास समुदाय पर हमला करते हैं। आतंकवादी अपने लक्ष्य को पाने के लिए बम विस्फोट, अपहरण, हत्या, आत्मघाती हमले और अनहिंसक तरीकों का सहारा लेते हैं। इसका मकसद केवल लोगों को नुकसान पहुंचाना नहीं होता, बल्कि समाज और सरकार को अस्थिर करना भी होता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं आतंकवाद के कारण क्या होते हैं। सबसे पहले कट्टरपंथी विचारधाराएं, धार्मिक सहिंसता, राजनीतिक अस्थिरता, गरीबी और बेरोजगारी, विदेशी हस्तक्षेप और कमजोर कानून व्यवस्था। ये सब क्या है? ये सब जो है आतंकवाद के कारण होते हैं। इन सब के कारण जो है आतंकवाद जन्म लेता है। अगर हम लोग देखें कि क्या पाकिस्तान जो है आतंकवाद का केंद्र है, पिछले कुछ दशकों में पाकिस्तान पर यह आरोप लगता रहा है कि वह आतंक का गढ़ या केंद्र बन गया है। भारत सहित कई देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का मानना है कि पाकिस्तान की भूमि का इस्तेमाल कई आतंकवादी संगठन पनपने और काम करने के लिए करते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं आतंकी संगठनों की मौजूदगी, यानी जो कुछ प्रमुख बिंदु हैं जो इस बात की व्याख्या करते हैं कि पाकिस्तान जो है आतंकवाद का केंद्र बन चुका है। पहला है आतंकी संगठनों की मौजूदगी। पाकिस्तान में लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हक्कानी नेटवर्क, तालिबान और अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों की मौजूदगी की बात अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों और रिपोर्टों में सामने आई है। ये संगठन भारत, अफगानिस्तान और अन्य देशों में आतंकी हमलों में जो है शामिल रहे हैं। इसके बाद बात करें भारत में आतंकी हमले, तो भारत में कई बड़े आतंकी हमलों में पाकिस्तान आधारित संगठनों का नाम सामने आया है। जैसे 2001 के संसद हमला हुआ था, 2008 में मुंबई हमला, 2016 में पठानकोट हमला और 2019 में पुलवामा हमला। इन सभी घटनाओं में जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा जैसे पाकिस्तान संगठनों की संलिप्तता जो है बताई गई है। अब देखते हैं एफ एटीएफ की निगरानी क्या है। एफएटीएफ यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो मनी लॉन्ड्रिंग और जो है आतंकवाद को फंडिंग देने वालों पर नजर रखती है। पाकिस्तान को कई वर्षों तक ग्रे लिस्ट में रखा गया क्योंकि वह आतंकवाद को आर्थिक मदद रोकने में असफल रहा था। अब बात आगे है पाकिस्तान सरकार और सेना की भूमिका। तो कई विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई आतंकवादी संगठनों को रणनीतिक समर्थन देती है, खासकर भारत और अफगानिस्तान के दखल में। और अंतरराष्ट्रीय आलोचना, तो संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और भारत समेत कई देशों ने बार बार पाकिस्तान से कहा है कि वह आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाए और अपनी जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने में ना होने दे। ये व्याख्या करते हैं कि जो पाकिस्तान है वो आतंकवाद का केंद्र बन चुका है। इसके बाद हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। तो आतंकवाद एक वैश्विक खतरा है और पाकिस्तान में आतंकवादी संगठनों की गतिविधियों, हमलों में उनकी भूमिका और अंतरराष्ट्रीय संगठनों की रिपोर्टों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में आतंकवाद को आश्रय देने वाले तत्व मौजूद हैं। हालांकि पाकिस्तान सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन विश्व समुदाय का मानना है कि उन्हें और ज्यादा सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि आतंकवाद की जड़ें जो है पूरी तरह खत्म की जा सके। इस दिशा में अंतरराष्ट्रीय सहयोग, दबाव और पारदर्शिता आवश्यक है, तभी आतंकवाद से सुरक्षित भविष्य की जो है कल्पना की जा सकती है। इसके बाद चलते अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, दक्षिण एशियाई देशों के बीच व्यापार संबंधों की प्रमुख चुनौतियों की व्याख्या कीजिए। तो दक्षिण एशिया में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश,
नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान और मालदीव जैसे देश शामिल हैं। तो दक्षिण एशिया में कौन आता है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान। इस क्षेत्र में जनसंख्या बहुत अधिक है और व्यापार की अपार संभावनाएं हैं। इन देशों के पास प्राकृतिक संसाधन, श्रम शक्ति, कृषि उद्योग और सेवाओं के अच्छे अवसर हैं। इसके बावजूद इन देशों के आपसी जो है व्यापार संबंध काफी कमजोर रहे हैं। जैसे सार्क सार्क जैसे संगठन इस क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी। इसका कारण है व्यापार संबंधों में जुड़ी कई महत्वपूर्ण जो है चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पहला है व्यापार संबंधी कुछ प्रमुख चुनौतियां। पहला, राजनीतिक तनाव। दक्षिण एशिया में खासकर भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से राजनीतिक और सैन्य तनाव चले आ रहे हैं। इन तनाव के कारण दोनों देशों के बीच व्यापार रुक रुक कर चलता है या फिर बंद हो जाता है। इससे पूरे क्षेत्रीय व्यापार का जो है बुरा असर इस पर पड़ता है। इसके बाद विश्वास की कमी। तो दक्षिण एशियाई देशों के बीच आपसी विश्वास की कमी है। कई देश ये सोचते हैं कि दूसरा देश उसका आर्थिक और राजनीतिक फायदा उठाना चाहता है। यह मानसिकता और व्यापारिक संबंधों को बाधित कर देती है। इसके बाद कमजोर बुनियादी ढांचा। तो इस क्षेत्र में सड़क, रेलवे, बंदरगाह, सीमा चौकियां और भंडार जैसी सुविधाएं अभी भी पूरी तरह विकसित नहीं है। इससे माल के परिवहन में समय और लागत दोनों अधिक लगते हैं। इसके बाद कठिन व्यापार नियम और टैरिफ। तो दक्षिण एशियाई देशों के बीच उच्च आयात शुल्क, निर्यात प्रतिबंध, जटिल कस्टम प्रक्रिया और गैर टैरिफ बाधा यानी कि जैसे गुणवत्ता मानक व्यापार में रुकावटें पैदा करते हैं। इससे छोटे और मध्यम व्यापारियों को खास तौर पर परेशानी होती है। इसके बाद असमान आर्थिक विकास। तो इन देशों की आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं है। भारत सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान छोटे और कमजोर देश हैं। इससे व्यापार में संतुलन नहीं बन पाता और जो है छोटे देश डरते हैं कि वे भारत जैसे बड़े देश से जो है प्रतिस्पर्धा में पीछे रहेंगे। इसके बाद सार्क की निष्क्रियता। तो सार्क यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का उद्देश्य व्यापार और सहयोग को बढ़ाना था, लेकिन भारत पाक तनाव यानी कि भारत और पाकिस्तान के तनाव और राजनीतिक मतभेदों के कारण यह संगठन जो है निष्क्रिय हो गया है। इसके बाद वैकल्पिक व्यापार साझेदार की ओर रुझान। तो दक्षिण एशियाई देश अक्सर आपस में व्यापार करने की जगह चीन, अमेरिका और यूरोप या खाड़ी देशों से व्यापार को प्राथमिकता देते हैं, जिससे आपसी व्यापार नहीं बढ़ पाता है। इसके बाद भाषा और तकनीकी बाधाएं। तो भाषाई अंतर, अलग अलग मुद्रा प्रणाली, डिजिटल व्यापार की सीमाएं भी आपसी जो है व्यापार को कठिन बनाती हैं। तो ये कारण जो कुछ कारण है जिसके कारण जो है इन देशों के बीच जो है व्यापार नहीं हो पाता है। राजनीतिक तनाव, विश्वास की कमी, कमजोरी बुनियादी ढांचा, इसके बाद जो है कठिन व्यापार नियम, टैरिफ, असमान आर्थिक विकास, सार्क की निष्क्रियता, वैकल्पिक व्यापार साझेदार की ओर रुझान, भाषा और तकनीकी बाधाएं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे? दक्षिण एशिया के देशों के पास आपसी व्यापार बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं। यदि राजनीतिक मतभेदों को दूर किया जाए, व्यापार नियमों को सरल बनाया जाए, आधारभूत ढांचे में सुधार हो और आपसी विश्वास बढ़ाया जाए, तो इस क्षेत्र में व्यापार और जो है आर्थिक विकास की गति बहुत तेज हो सकती है। क्षेत्रीय सहयोग ही इस क्षेत्र को समृद्धि की ओर ले जा सकता है। इसके बाद यहाँ पर पांचवा प्रश्न है, दक्षिण एशिया में चीन नीति की व्याख्या कीजिए। क्या यह भारत के लिए हानिकारक रही है? इसके बारे में बात करेंगे। तो दक्षिण एशिया भारत के लिए सामरिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, लेकिन हाल के वर्षों में चीन की बढ़ती गतिविधियां इस क्षेत्र में भारत की स्थिति को चुनौती देती दिखाई दे रही है। चीन ने दक्षिण एशिया में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए कई रणनीतियां अपनाई हैं, जिसे हम लोग चीन नीति के रूप में देखते हैं। फिर दक्षिण एशिया में चीन नीति की विशेषताएं। पहला है आर्थिक निवेश और ऋण नीति। ये वो क्या करता है? चीन होता है जो कमजोर देश होता है वहां पर आर्थिक निवेश करता है, उसको ऋण देता है। चीन दक्षिण एशिया के कई देशों में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है, जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान और नेपाल। ये निवेश खासकर सड़क, बंदरगाह, रेलवे और ऊर्जा परियोजनाओं में किए गए हैं। चीन अक्सर इन देशों को कम ब्याज पर ऋण देता है, जिससे वे चीन के प्रभाव में आ जाते हैं। इसके बाद बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना एक विशाल अंतरराष्ट्रीय व्यापार नेटवर्क है। इसमें पाकिस्तान का चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रमुख हिस्सा है, जो पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से चीन की सिंजियांग तक जाता है। यह परियोजना पाक अधिकृत
कश्मीर यानी कि पीओके से होकर गुजरती है, जिसे भारत जो है अपनी भूमि मानता है। यहाँ पर जो कॉरिडोर बन रहा है ना, चाइना पाकिस्तान जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, सीपीसी जो बन रहा है, वो किससे जा रहा है? पीओके से होकर जा रहा है। और पीओके क्या कह रहा है? पीओके भारत कहता है कि वो पीओके मेरा है, लेकिन पाकिस्तान क्या कर रहा है? वो चीन को दे रहा है। इससे अगर चीन यहाँ पर कॉरिडोर बना लेता है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि भारत इससे पीछे हट गया है, भारत इसको जो है अपना नहीं मानता, यानी कि इस पर जो है वो अपना अधिकार नहीं जताता है। तो ये भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इसके बाद सैन्य और सामरिक सहयोग, तो चीन ने पाकिस्तान के साथ सैन्य संबंधों को गहरा किया है, उसे हथियार, मिसाइल और जो है रक्षा तकनीकी प्रदान की है। नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ भी सैन्य सहयोग बढ़ा है। इससे भारत की सुरक्षा की जो है चिंताएं बढ़ी हैं। इसके बाद राजनीतिक समर्थन और कूटनीति, तो चीन दक्षिण एशियाई देशों को भारत के मुकाबले राजनीतिक समर्थन देने की कोशिश करता है। पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद पर कार्रवाई से बचाने की कई जो है कोशिशें चीन ने की है। क्या करता है? जो चीन क्या करता है? पाकिस्तान को आतंकवादी घोषित होने से जो है रोक लेता है, क्योंकि उसको वहां पर वीटो पावर है उसके पास। इसके बाद सॉफ्ट पावर रणनीति, तो चीन शिक्षा, संस्कृति और मीडिया के माध्यम से भी अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। चीनी भाषा सिखाने के लिए जो है यहाँ पर कन्फ्यूशियस जो है संस्थान कई देशों में खोले गए हैं। क्या खोले गए हैं? जो चीनी भाषा सिखाने के लिए जो है चीन सरकार ने क्या है, कन्फ्यूशियस संस्थान कई देशों में खोले गए हैं। अब यहाँ पर क्या यह भारत के लिए हानिकारक रहा है? तो हाँ, चीन की दक्षिण एशिया नीति जो है भारत के लिए कई तरीकों से हानिकारक साबित हुई है। सबसे पहला तो सुरक्षा खतरे हो गए हैं। पाकिस्तान के साथ चीन की नजदीकी भारत के लिए चिंता का विषय है। चीन और पाकिस्तान की ऑल वेदर फ्रेंडशिप जो है भारत के सामरिक हितों पर असर डालती है। इसके बाद सीमा विवाद, तो भारत और चीन के बीच लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम क्षेत्रों में सीमा विवाद लंबे समय से है। 2020 में गलवान घाटी में हुआ संघर्ष हमला जो है इसी तनाव का उदाहरण है। इसके बाद आर्थिक प्रतिस्पर्धा, तो चीन का सस्ता सामान और निवेश दक्षिण एशियाई बाजारों में भारत की हिस्सेदारी को कम कर रहा है। चीन का प्रभाव बढ़ने से भारत की क्षेत्रीय नेतृत्व भूमिका कमजोर हो सकती है, क्योंकि चीन क्या कर रहा है? चीन सस्ते दामों पर चीजों को उपलब्ध करा दे, तो सभी जो सरकारें हैं, जो सभी देश की सरकारें हैं, वो चीन से ही जो अपना सामान खरीदती हैं। इसके बाद रणनीतिक घेराबंदी, तो चीन ने हिंद महासागर यानी श्रीलंका, हमनटोटा, म्यांमार, बांग्लादेश और पाकिस्तान में बंदरगाह विकसित किए हैं। इससे भारत की रणनीतिक घेराबंदी के रूप में देखा जा सकता है, यानी वो क्या कर रहा है? भारत को चारों तरफ से घेर रहा है, समुद्री सीमा से भी और स्थलीय सीमा से भी। इसके बाद यहाँ पर हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे, तो चीन की दक्षिण एशिया नीति एक सुनियोजित रणनीति है, जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र में अपना आर्थिक, राजनीतिक और सामरिक प्रभाव बढ़ाना है। यह नीति भारत के लिए कई मायनों में हानिकारक रही है, लेकिन भारत भी अपने रणनीतिक साझेदारों, निवेश, कूटनीति और सैन्य तैयारी के माध्यम से इसका मुकाबला कर रहा है। भारत को अपनी आंतरिक ताकत और पड़ोसी पड़ोसी देशों के साथ बेहतर संबंध बनाकर जो है इस चुनौती का सामना करना होगा। यहाँ पर टोटल हमने 5 क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड जो है दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।